प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अतीत में दबे पांव ओम थानवी द्वारा रचित वितान पुस्तक से जो पाठ है वो हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। अतीत भूतकाल में दबे पांव चिन्ह। भूतकाल में दबे चिन्ह कह सकते हैं, भूतकाल में दबी संस्कृति कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसका नाम दिया अतीत में दबे पांव। मोहनजोदड़ो घूमने के लिए ओम थानवी जी गए थे और आने के बाद उन्होंने ये पाठ लिखा। मोहनजोदड़ो मीनिंग है मुर्दों का टीला, लाशों का ढेर भी कह सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के दोनों 5000 साल पुराने सिंधु सभ्यता के दो बड़े शहर हैं। मोहनजोदड़ो 200 हेक्टेयर जमीन में फैला है और आबादी 85,000। ये शहर एक महानगर की सीमा को लांघता होगा। तो मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी दोनों के दोनों शहर आज पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंध नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता इसीलिए कहते हैं। ये दोनों शहर टीलों पे बसे हुए हैं। ये टीले प्राकृतिक नहीं है, बनाए गए हैं और टीलों के ऊपर बिल्डिंग बनाई गई। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी का पानी रिस न जाए और सभ्यता नष्ट न हो जाए, इसलिए ये टीलों पे आबाद है। हड़प्पा के अंदर रेल लाइन बिछा दी गई और रेल लाइन आने से इसके साक्ष्य हैं वो ज्यादातर नष्ट हो गई। अब इनकी खुदाई है दोनों शहरों की, वो रोक दी गई है। नंबर 2 पे है बौद्ध स्तूप। ये बौद्ध स्तूप है, चबूतरे के ऊपर बना बौद्ध स्तूप वहां की सभ्यता को दर्शाता है। अब जल संस्कृति के बारे में बात करें तो जल संस्कृति पानी पे ध्यान दिया है। 700 से अधिक कुएं हैं। एक जलकुंड है जो 40 गुना 25 गुना 7, 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा है। और ये जलकुंड है, ये एक उसके पास कुआं है जो दोहरे घेरे वाला कुआं इस जलकुंड को भरता है। इसके पास स्नानागार बने हुए हैं, 8 स्नान घर, जिसके किसी के भी दरवाजे किसी के सामने नहीं खुलते। साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। तो पूरा का पूरा जल संस्कृति इसलिए कहते हैं, जल पे ध्यान दिया है। वहां पे नालियां हैं, पक्की व ढकी हुई हैं नालियां हैं, सारी की सारी अच्छी व्यवस्था पानी पर, इसलिए इसको जल संस्कृति कह सकते हैं। अब आती है सड़कें, 33 फीट चौड़ी हैं, खुली और बढ़िया हवादार, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, और या तो सीधी है या फिर आड़ी। मकानों की बनावट के बारे में पता है। मकान, सब मकानों की पीठ है सड़कों की तरफ। सबसे पहले सेक्टर में जाना पड़ता है और उसके बाद मकानों में। किसी भी मकान के दरवाजे किसी भी सड़क पे नहीं खुलते। अच्छी मकानों की बनावट हम ग्रिड शैली का शहर कह सकते हैं। ग्रिड शैली वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा नमूना। तो सड़कें और मकानों की बनावट ये बहुत ही अच्छी। खेती के बारे में कई मना करते हैं, लेकिन नहीं, ये खेती हर सभ्यता थी। यहाँ पे गेहूं, बाजरा, जवार, चने, रागी की फसल उपजाई जाती थी। फलों की बात करें, अंगूर, खरबूजा, तरबूज इत्यादि भी अच्छी मात्रा में होते थे। और ये पशुपालन सभ्यता भी थी। इस सिंधु सभ्यता में पशुपालन अच्छे से होता था। वास्तु शैली जो मैंने बताया था बहुत ही अच्छी। जो मकान बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हैं, पंडितों के द्वारा कह सकते हैं, और एक अच्छे निर्माण बनाने के लिए इसकी जरूरत, कौन से स्थान पे क्या होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र एक ग्रिड शैली पे आधारित है। एक हम आपको बता दें कि भारत के 4 शहर अच्छे सुनियोजित शहर हैं, ग्रिड शैली पे आधारित हैं। चंडीगढ़, ये ला कार्बूजिए ने बताया था, चंडीगढ़। एक है बेंगलोर, एक है टाटानगर जिसका नाम जमशेदपुर है, और चौथा है पूना, पुणे जिसको बोलते हैं।
तो ये वास्तुशास्त्र के वास्तुशैली के आधार पे बसाए हुए शहर है। इसके बाद हम मूर्तियों की बात करते हैं। इसकी खुदाई में मूर्तियां निकली हैं और मूर्तियों में जो बढ़िया मूर्ति है, जो प्रसिद्ध है, वो है नर्तकी की मूर्ति। आज वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ रखी है? हमारे दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसके अंदर ये मूर्ति रखी गई। तो खुदाई के समय मूर्तियां निकली हैं, 50,000 के आसपास चीजें मिली हैं। राजस्थान का नाम क्यों आया? क्योंकि इसकी तुलना राजस्थान से की है। राजस्थान से मिलती जुलती सभ्यता है। खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल, बबूल, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, इसलिए राजस्थान की याद आती है। अजायब घर, म्यूजियम कह सकते हैं, हिंदी में संग्रहालय कह सकते हैं, अजायब घर कह सकते हैं। 50,000 जो खुदाई में कितनी चीजें मिली? लगभग 50,000। वो इन अजायब घरों में रखी हुई हैं। और अजायब घर कुल सामान का जो हिस्सा है वो कुछ दिल्ली में रखा है, कुछ लाहौर में, कुछ कराची में और कुछ लंदन में भी रखा हुआ है। सुई से लेकर के और सोने के आभूषण तक। बताते हैं अब सोने के आभूषण चोरी हो गए। आडंबर रहित सभ्यता, इसका मतलब ये है इस सभ्यता में कोई दिखावा नहीं है। राजा महाराजाओं के प्रासाद महल भी नहीं मिलते, साधु संतों की मूर्तियां भी नहीं, मंदिरों पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, हथियार नहीं मिलते, औजार मिलते हैं पर बहुत ही छोटे छोटे। तो ये आडंबर रहित सभ्यता। हथियार और औजार ये मैं बता चुका, हथियार मिलते हैं, हथियार नहीं मिलते, औजार मिलते हैं, वो भी छोटे छोटे। अब मेन प्रश्न है चुनौती का। चुनौती क्यों डालना इसमें? चुनौती आज हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जो 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, इसमें जो मकान खंडहर के रूप में है, उनको सुरक्षित रखना, इन आकर्षक भवनों को एक चिन्ह के रूप में रखना, हमारे सामने बचा के रखना बहुत ही चुनौती है। बहुत ही एक प्रकार से हमारे सामने इस विकल्प को ध्यान में रख के इनको बचाना है। अब प्रश्न नंबर 1 पाठ्य पुस्तक का है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? 2 क्वेश्चन पूछे। साधन संपन्न थी, अमीर, अमीरी के बारे में बात करेंगे तो सब कुछ बताओगे, सड़कों का, मकानों की बनावट, और स्नानागार है, पूजा स्थल है, सामुदायिक भवन है, खेती करने के प्रमाण मिले हैं, आयात निर्यात करते थे वो लोग, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करते थे, अच्छी सभ्यता, अमीर सभ्यता। लेकिन इसमें आडंबर नहीं था। आडंबर में डालेंगे दिखावा नहीं था, या राजा महाराजाओं के मकान जो प्रासाद बोलते हैं, भव्य चिन्ह, साधु संतों की समाधियां, कुछ नहीं मिलती, हथियार नहीं मिलते, औजार तो मिलते हैं, वो भी छोटे छोटे। तो ये 2 पहरों में आप उत्तर लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, ना तो राजा महाराजा अपने डंडे से इसमें कार्य करवाते थे, ना धर्म पे ध्यान दिया जाता था। ये दोनों ही नकारात्मक करके, नेगेटिव करके हम उत्तर डालेंगे समाज पोषित। समाज पे ज्यादा ध्यान दिया गया, गरीब लोगों पे सारा पैसा लगता था। तो इस प्रकार की बातें हम इसमें करेंगे। उससे पहले सौंदर्य बोध के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे। सौंदर्य बोध की मैंने वो 3 लाइन बता रखी थी कि मूर्तियां, मृदभान, ऊपर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघर अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक से ज्यादा कला से जाहिर करता है। तो सुंदरता के बारे में, कलाकारी के बारे में क्या क्या मिला है वहां पे, इसका जिक्र करके और सीधा हम आ जाएंगे सभ्यता समाज पोषित थी। अब इसके हमारे प्रश्न नंबर 3 में ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर कह सकते हैं सिंधु सभ्यता ताकत से
ताकत नहीं लगाते थे अनुशासन के ऊपर। शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित समय। लोग समझदार कैसे थे, ये भी अच्छा प्रश्न है। समझदारी की बात ये आएगी, हर चीज अपने स्थान पे थी, आडंबरों पे ध्यान नहीं दिया, दिखावा नहीं करते थे, सारा का सारा पैसा समाज पे लगाते थे। उन्हें कभी भी अनुशासन में किसी राजा महाराजाओं की ताकत के द्वारा पालन नहीं करना पड़ता था। बहुत ही समझदार सभ्यता थी। समझदार में बता देंगे, नालियां पक्की व ढकी हुई थी, हर चीज किसी भी उसके दरवाजे हैं स्नानागार के, वो एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। तो अच्छी अच्छी जो भविष्य को देखते हुए बातें होनी चाहिए वो इसमें है। सभी घरों का एक कतार में होना, राजा महाराजाओं के मकानों पे ध्यान ना देना, साधु संतों की वो ना करना, चबूतरे के पीछे गढ़, उच्च वर्ग की बस्ती, महाकुंड, स्नानागार, ढकी हुई नालियां, यही तो है जो समझदारी की बातें बताते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, यह सच है यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, पायदान की तरफ अधूरी रह जाती हैं। तो बेटा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। ओम थानवी जब घूमने गया, उन टूटे फूटे जिन्नों पे सीढ़ियों पे चढ़ा था, तो उसको आकाश की तरफ नहीं ले गया, बस वहां खड़ा होकर झांक के देखता है जिंदगी के पार, जीवन सभ्यता के पार। ये पहले वाला जो दौर था वो बहुत पुराना था। कभी खंडर वहीं तो बनते हैं जहां कभी आबादी रही है, लोग रहे हों। बस यही सोचता है कि क्या ये भी 5000 साल पहले की सभ्यता थी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो 5 का प्रश्न है ये बार बार आ जाता है पेपर में। टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी जब आ जाए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। धड़कती जिंदगी में वो 4 पॉइंट हमें लिखने हैं। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं कि उसकी मकानों की दीवारें इतनी चौड़ी थी, आज भी वहां जाके पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, और उसकी दहलीज पे पांव रखकर हम सहम सकते हैं। जो घर की दहलीज है हमें डर लगने लगता है। खिड़की पे खड़े होकर, रसोई के पास जो खिड़की है उस पे खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, और सड़कों के ऊपर जाकर अगर ध्यान दें तो बैलों की रुनझुन भी सुन सकते हैं। तो ये धड़कती जिंदगी, सारे के साथ जितने जानते उदाहरण हमें चारों के चारों पॉइंट लिखने हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न जो पेपर में हर बार आता है वो है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है, क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। ये यहाँ पे आएगा जल। तो जल संस्कृति कह सकते हैं भाई, नदी है, नदियां थी वहां पे, सिंधु सभ्यता, नदी में पानी होता है, कुएं 700 के आसपास थे तो पानी पे ध्यान दिया है। स्नानागार 8 थे, किसी के दरवाजे किसी के सामने नहीं खुलते, वो पानी से संबंधित है। बेजोड़ निकासी व्यवस्था, निकासी नालियां, निकासी पानी का निकलना, तो नालियां ढकी हुई पक्की थी जो आज भी नहीं मिलती। तो हम इन पे अगर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में जल संस्कृति थी। इस सभ्यता ने सबसे ज्यादा जल पे ध्यान दिया गया है। अब बचे प्रश्न हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट से हैं, वो एक ही सरसरी तौर पे ध्यान देंगे। पर्यटक मोहनजोदड़ो में क्या क्या देख सकते हैं, तो कोई भी देख सकते हैं चीज। बौद्ध स्तूप है, विशाल स्नानागार है, कुंड है और अजायब घर है। मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में छोटे कमरों के होने का क्या कारण है, बड़े घर प्लस छोटे कमरे। तो बड़े, हम यही लिखेंगे, बड़े घरों में मालिक रहते होंगे और छोटे घरों में उनके नौकर चाकर रहते होंगे। अगला है, अजायब घर में कौन कौन सी चीजें आज रखी हुई हैं, मेन चीजें लिखें। तो काला पड़ गया गेहूं, तांबे कांसे के बर्तन, मुहरे, चाक पर बने विशाल मृदभान, उनके ऊपर भूरे काले चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 काटन वाली चक्की, कंघी और मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनकों वाले हार, पत्थर के औजार। तो ये सामान रखा। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर जो मोहनजोदड़ो है ना, उसकी विशेषता बता दो 3। तो सैन्य बल नहीं था, सैन्य ताकत, हथियार नहीं मिले, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था, कोई सभा भवन के तौर पे प्रयोग किया जाने वाला
भवन और धार्मिक अनुष्ठान जहाँ पे करते थे, ऐसी भी जगह। तो ये है 3 विशेषता। मोहनजोदड़ो के उन पुरातत्व प्रमाणों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हुआ। वो चीजें बताओ जिसके कारण इसकी खुदाई हुई और इसकी योजना। तो टूटी फूटी सड़कें मिली, खंडहर, प्रशासनिक इमारत, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार, महाकुंड, कुंड के तीनों तरफ साधुओं के कक्ष, बैलगाड़ी और 33 फुट सड़कें चौड़ी मिली हैं। इन्हीं को खोदते खोदते और भाई ये प्रमाण मिला है कि 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। जो सेक्टर मार का कॉलोनी है ना आज, वो भी नीरस है, उदास है। किसकी तुलना में? मोहनजोदड़ो नगर योजना की तुलना में। क्योंकि वहां की सड़कें देखो, वहां की गलियां देखो, महाकुंड, स्नानागार, ढकी हुई नालियां, कोठार, सभा भवन, सोच समझ के हर चीजों का निर्माण। तो आज भी सेक्टर बनते हैं तो इन्हीं को ध्यान में रख के बनाते हैं, ग्रिड शैली में। सबसे अच्छा प्रश्न जो अब तक आपने नहीं पढ़ा वो है लो प्रोफाइल सभ्यता। क्यों कहा है इसको लो प्रोफाइल सभ्यता? तो मैं पढ़ देता हूं। मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा, मकानों की बनावट से पता चलता है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए समृद्ध भी माना है। फिर भी इसमें संपन्नता, भव्यता की बात कम हुई है। यहाँ पे राज प्रासाद और मंदिर जैसी चीजें नहीं है, इसलिए लेखक ने इसे लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। लो प्रोफाइल सभ्यता का मतलब है हर चीज सलीके से बनाना, हर चीज अपनी उत्तम व्यवस्था में होना, और दूसरा आडंबरों पे ध्यान ना देना, समाज पे ज्यादा ध्यान देना। इसको ही लो प्रोफाइल सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ समझा चुके। मुर्दों का टीला, लाशों का ढेर कहाँ पे है ये प्रश्न आ चुका। और सीधी सी बात आई, सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन कृषि उपजों के उत्पादन के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ज्वार और बाजरे की खेती, गेहूं, कपास, सरसों, चने की उपज, पुख्ता प्रमाण खुदाई में। और यहाँ के लोग खरबूजे, खजूर और अंगूर उगाते थे। धन्यवाद।